बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से आज मैं लेक्चर बना रहा हूँ। आई वॉज बिज़ी इन सम प्रोजेक्ट्स एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि माई मॉम हेल्थ वाज नॉट गुड, तो उसके लिए दुआ करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पास पेपर है, असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए, सर हमें नोट्स प्रोवाइड कर दें, और बहुत सारे गिले शिकवे थे। तो इंशाल्लाह अब मैं आ गया हूँ तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बाकी जो सेशंस हैं, जो बाकी डिटेल है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। पहले इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पढ़ा मैंने भी इसको नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन ये है, ही एंड डैश आर ग्रेट फ्रेंड्स, मी शी आई। अब ये इंग्लिश का जो पार्ट है इसका, अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आप लोगों को सिलेबस का पता है कि सिलेबस में उसने दो चीज़ें पूछी होती हैं हर टाइम के। 80 मार्क्स का जो पेपर है वो जनरल नॉलेज बेस्ड होगा, और 20 मार्क्स का जो पेपर है वो एग्जैक्ट इंग्लिश होता है। अब इंग्लिश में उसने ग्रामर रिसोर्सेज बताई होती है, वोकैबुलरी बताई होती है, ठीक है, और ग्रामर का स्ट्रक्चर बताया होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं और ये पूरी ग्रामर आ जाती है इसके अंदर। अब ये जो 80% जो जीके का पोर्शन है, इसमें इस्लामियात भी आनी है, इसमें मैथ भी आनी है, इसमें पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर भी आना है, और इसमें लॉ भी आना है। ये चीज़ें इसमें आनी हैं। अब पहला पार्ट उसने हमें बताया है कि इंग्लिश, और फर्स्ट क्वेश्चन ही और खाली जगह दे के वो कह रहा है ग्रेट फ्रेंड्स, इसमें से एक को चूज़ करना है। आप अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि ये मी ठीक है, ठीक है, शी ठीक है, आई ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में ये ग्रामर का कंसेप्ट है, और आज के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को ये नहीं भूलेगा। आर्डर, आर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउन एक हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन, फिर होता है सेकंड पर्सन, फिर होता है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जो होता है, जैसे मैं हूँ, मैं कौन हूँ? स्पीकर। और आप सुन रहे हैं, आप कौन हैं? स्पोकन टू। बात किसके बारे में हो रही है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पेपर के बारे में हो रही है, तो वो क्या कहलाया? स्पोकन अबाउट। ये क्लैरिटी हो गई। अब स्पीकर जो होता है वो हमेशा के लिए आई और वी होता है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो हमेशा के लिए यू होता है, और जो बाकी बच जाते हैं, शी है, ही प्रायोरिटी आती है इसमें, इट है, और इसके अलावा दे है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ों के नाम हैं, कोई थिंग है, कोई सब्सटेंस है, कोई क्रिएचर है, कोई बुक है, तो वो सारे के सारे क्या आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। अब इसका जो हमारे पास जो ऑर्डर होता है ना, आपने एक नंबर याद रखना है। नंबर वो ये है 231। कभी भी एग्ज़ाम में जब भी आप बैठेंगे, अगर इस ऑर्डर में से अगर सवाल आ गए और आपको गलत कर लें, तो मुझे आके आप लोगों ने कहना है कि सर आपने गलत पढ़ाया था। टीचर्स डिफरेंट पढ़ाते हैं, उनका तरीका अलग होता है, लेकिन इंग्लिश क्योंकि कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो इसमें पहने को जाते हैं, उनको समझ नहीं आती है, और इस तरह के सवाल बार बार रिपीट होते हैं, और फिर एस्पायरिंग के करते हैं, वो तुक्के लगाते हैं। तुक्का लगाने का भी मैं आप लोगों को तरीकाकार बताऊँगा कि आप लोगों को तुक्का लगाना है तो किस तरह से लगाना है। अब ये ऑर्डर है आप लोगों के पास। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड है। 231 कैसे बनता है? ये ऐसे करके बनता है। पहले मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, फिर मैंने 1 लिखा। इसका मतलब है सबसे पहले जो आएगा वो सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या बनता है। उसने थर्ड पर्सन दिया है, 231 का ऑर्डर बनाना है, इसका मतलब है थर्ड पर्सन उसने दिया है, इसका सेकंड पर्सन तो दिया ही नहीं है, पीछे रहेगा 2। अब 2 में से 3 उसने दे दिया, पीछे रह गया 1। एक क्या है? फर्स्ट पर्सन। शी क्या है? थर्ड पर्सन। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, लेकिन उसका वो केस नहीं है। ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आई, माई, मी।
ठीक है, आई मी माई, ये वाला सब्जेक्टिव केस है। तो आप लोगों ने केस भी देखना है कि केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, ठीक है ना, केस के हिसाब से चलना। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगता है, तो आप लोगों का आई होता और या वी होता यहाँ पे तो वो ठीक होते, या वी भी आ सकता था, यहाँ पे आई भी आ सकता है, क्योंकि वी है नहीं तो इसलिए वो गलत है। तो ये आप लोगों का जो है ना आई हुआ है, ठीक है। और आज के बाद ये सवाल आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए, अगर जो स्टूडेंट भी मेरी वीडियो देखेंगे, और हमेशा चीज़ों का ना इंटरेस्ट डेवलप किया करें। सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है दैट विच ऑफ, ऑफ लगता नहीं है यहाँ पे, नन ऑफ दिस इसमें आता नहीं है, बाकी रह गया दैट और विच। देखो 3 होते हैं हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन में, कह सकते हैं दैट है, विच है, इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, और हु है। हु हमेशा के लिए जो कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ जिसमें साउल होता है, मतलब हर वो चीज़ जो लिविंग होती है लेकिन उसमें साउल है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया। और विच जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी दुनिया में कोई नॉन लिविंग है उसके लिए इस्तेमाल होगा। और दैट दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, मेल के लिए, ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, वैसे भी इस्तेमाल होता है। वैसे भी दैट जो है ना वो एक नाउन क्लास भी बन जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कौन सा है, विच यूज़ नहीं करेंगे, क्यों कि यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है। अगर ह्यूमन की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे या हु लगना था या फिर दैट लगना है। हु है नहीं तो पीछे हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, दैट। आप इस तरह करके ऑप्शंस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले में गलतियाँ थी, नीचे वाले में भी आपने ढूंढ ली। नेक्स्ट सवाल है, द मीटिंग वाज प्रिजाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रिजाइडेड ऑन, अपॉन, अप, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब प्रिजाइडेड के साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो ओवर लगता है, जो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना अप है ना अपान है, इसमें सारे जो है ना वो गलत हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके साथ प्रपोजिशन जो है ना वो ओवर लगता है। क्यों? प्रिजाइडेड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ की क़यादत करना, निगरानी करना। और प्रिजाइडेड ओवर जो प्रपोजिशन है ये किसी ख़ास मामले या इजलास के बारे में होता है। कोई मीटिंग है, कोई जैसे डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर, जैसे बजट पेश हुआ है, रिसेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग, द CEO presided over the trial of its members, the judge presided over the trial, इस तरह का कह सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के साथ जो है ना फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इसके साथ कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं होता, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जब भी किसी चीज़ की क़यादत की जाती है, किसी चीज़ को लीड किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ओवर लग जाता है उसमें। ही ट्रिप्ड एंड फेल द स्टीयर्स। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है। अब ये रोड है, इस रोड पे ये चल रहा है और यहाँ पे सारी की सारी जो है ना वो बर्फ़ गिरी हुई है। अब जैसे जैसे इसने पाँव रखे, जैसे यहाँ पे पाँव आया तो ये स्लिप हुआ और ये यहाँ पे हाथों के बाहर गिर गया। क्या हुआ? ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि जब सीढ़ियाँ कैसे होती हैं, सीढ़ियाँ बिल्कुल ऐसे होती हैं, ऐसे करके बनी होती है ना। पहले यहाँ पे स्टेप जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर एंड पे पहुँचेगा। जब अगर यहाँ पे कोई पर्सन गिरेगा तो वो नीचे आएगा, ठीक है ना, गिरेगा, डाउन आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ना भी अप जाएगा ना अपॉन लगेगा। तो फेल डाउन जो है ना ये एक, वैसे तो ये फ्रेजल वर्ब है। फेल डाउन इसका मतलब होता है गिरना या गिर जाना। शी हैज़ 2 चिल्ड्रन हर फर्स्ट हस्बैंड, यहाँ पे ना पॉइंट आउट किया जा रहा है, डेमॉन्स्ट्रेशन की जा रही है। तो इसमें जो है ना प्रपोजिशन जो है ना वो फ्रॉम लगता है, और बाई भी नहीं लगता, ड्यूरिंग भी नहीं लगता। होता ना कि अगर उसने इतने साल से लेके इतने साल तक, 5 साल से लेके 10 साल तक इतने बच्चे पैदा किए, या इतने जो है ना वो चिल्ड्रन उसको पैदा हुए, तो फिर वो ड्यूरेशन आ जाती है। फिर ड्यूरेशन भी आप कोई और लगा सकते थे प्रपोजिशन। आई हियर टिल संडे, अब ये कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ संडे तक। ये स्टेट ऑफ बीइंग है, और स्टेट ऑफ बीइंग में लोकेशन की बात हो रही है कि कोई बंदा इस लोकेशन पे इस वक्त तक मौजूद है। तो उसमें आप विल भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट में कोई चीज़ मौजूद है तो उसके लिए एम लगाएंगे। ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है, तो जिसको बी वर्ब भी बोल देते हैं। तो एम, जिसमें जो है ना सब्जेक्ट वर्ब का कम्प्लीमेंट आता है। एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब का कम्प्लीमेंट आता है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम ट्यूटर, ठीक है। तो ट्यूटर इज़ अ स्टेट, किसकी स्टेट?
वर्ब की भी, और वर्ब की कौन सी स्टेट, आई एम की। मैं क्या हूँ, एक स्टेट हूँ, किस चीज़ की स्टेट बता रहा हूँ, इस तरह करके आप कह सकते हैं। आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, और ये यहाँ पे देखो आई वेंट, एक आई है, वेंट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा यहाँ पे कह रहा है आई वॉज इन्वाइटेड, आई वॉज इन्वाइटेड, आई सब्जेक्ट हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। अब दरमियान में उसने लगाया है एक लिंकर। अब उसने लिंकर कौन सा लगाया है, बिकॉज, बी स्मॉल आएगा। अब बिकॉज जो होता है ना, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। बिकॉज हो गया, यहाँ पे हु लग सकता था, विच लग सकता था, ऑल्दो लग सकता था, इफ़ ओनली लग सकता था। ठीक है, इसमें ये 7 प्रपोजिशन के अलावा फैन बॉयज़, फैन बॉयज़ जो प्रपोजिशन है ये एक्रोनिम है, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये सारे के सारे जो प्रपोजिशन है जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आएंगे, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ आई एम ट्यूटर बट यू आर लर्नर। अब ये बट है, कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस, और दरमियान में कंपाउंड सेंटेंस। ये हैं कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस, जिसको कोऑर्डिनेटर बोल देते हैं, ऐसे राइटिंग में इसको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। और ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसको सबऑर्डिनेटर कहते हैं। इसका मैं एक्रोनिम आप लोगों को बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैं आपको बताता जिसमें सारी प्रपोजिशंस कवर हो जाएंगी, और उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी प्रपोजिशन लगेंगी वो सारी की सारी कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं, और बिकॉज है सारे के सारे है ना कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि 2 सेंटेंसेस होते हैं, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना ज़रूरी है, बस सिंपल यही याद रखना है आप लोगों ने। और ये इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं। ठीक है, या सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं। इसका मतलब है 2 सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है, तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कौन सी प्रेपोजिशन आती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटर आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो कम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन लगा दें किसी एक सेंटेंस के साथ, जैसे इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब एक सेंटेंस हो गया, प्लस कौन सी कंजंक्शन आएगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, प्लस आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कह सकते हैं। बस ये इकट्ठा पढ़ा जाता है, ये अलग होता है, सेपरेट होता है। जैसे मैं कहता हूँ तो आई एम अ ट्यूटर बिकॉज यू आर अ लर्नर, तो फिर ये कम्प्लेक्स बन जाता है। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कम्प्लेक्स कंपाउंड की। और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और कंपाउंड कम्प्लेक्स हो ना तो ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज, ये वाला सारा का सारा डिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज से लेके ऑनवर्ड यहाँ तक सारा का सारा क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको सेपरेट करके देखें, बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, आप यहाँ पे रुक जाए और आप कहें कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, कभी भी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, कि ऑडियंस आपको अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक टीचर कहता है ना कि एवरीबॉडी लुक एट मी, अब स्टूडेंट, टीचर चुप हो जाए और स्टूडेंट कहेंगे सर कुछ बोलें तो सही। जैसे मैं एक फ्रेज़ बोलता हूँ, वंस अपॉन अ टाइम, सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब तक मैं आगे वाली कहानी नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, और आप लोग तब तक हैरान रहेंगे और अटेंशन हो जाएंगे। ठीक है, ये कहते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम एक कछुआ था, वो ऐसे भागा, पीछे खरगोश भागा, कहानी सुनाते हैं ना, फिर इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, तो ये वो वाला जो है ना वो होता है, पार्ट होता है जो कम्प्लेक्स सेंटेंस का बनता है। द इडियम मीनिंग कट नो आइस, इसका जो मतलब होता है, अब यहाँ पे इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, कट नो आइस। ठीक है, इसका मतलब होता है डोंट एफर्ट, चेंज द नरेशन, शी सेज शी वाज प्लेइंग। अब इसने नरेशन पूछी है, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बोलते हैं। अब इसने यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ जो कॉमा लगा हुआ है ना, इससे ये वाला बाद वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, रिपोर्टेड
स्पीच, और यहाँ पे कॉमा है। अब कॉमा से इधर जितनी भी बात होगी ये होती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वो बोलते हैं इसको। ये स्पीच इसलिए क्योंकि ये पूरा सेंटेंस होता है, ये पूरा सेंटेंस नहीं होता, समटाइम सेंटेंस नहीं होता, लेकिन इसको आप रिपोर्टिंग स्पीच ही कह दें। इस खिचड़ी में ना जाएं कि बाद में आप कमेंट्स करते फिरें कि सर ये क्या बोल दिया आपने। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, कॉमा से पहले और कॉमा के बाद वाला रिपोर्टर स्पीच है। अगर ये वाला पार्ट प्रेजेंट में हो तो इस वाले पार्ट में चेंज कुछ नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब जो टीचर्स कहते हैं या स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी 12 सेंटेंसेस हैं तो 12 चार्ट तो बनेंगे, 12 फार्मूले बनेंगे, मेरे पास ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। और ना ही ये लंबे लंबे चार्ट बनवाता हूँ मैं। टू दी पॉइंट लॉजिकल जो ग्रामर है मेरे पास, आज भी मैट्रिक वाले नोट्स पढ़े हैं, मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, बल्कि मैं लाया भी हूँ, तो खैर है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे देखें, शी सेज, अब ये प्रेजेंट में है, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा तो प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने सेंटेंस ही ऐसे दिया हुआ है तो पहले वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब कॉमा और इन्वर्टेड जो लगे होते हैं, कोटेशन मार्क्स लगे होते हैं, ये कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास इस तरह नहीं होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं जिसमें कहता हूँ कुरान इज़ द बुक। अब कुरान एक स्पेसिफिक किताब है, इसकी जैसी कोई किताब नहीं है, तो इसके ऊपर जो लगेंगे ना ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। किसी एक सिंगल वर्ड के ऊपर भी आ सकते हैं, फ्रेज़ के ऊपर भी आ सकते हैं। ये कोटेशन मार्क्स हैं। कोट का मतलब क्या होता है, एक पूरी बात। अब ये पूरी बात है, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ कल कहूँ कुरान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, असिस्टेंट डायरेक्टर, पूरी बात तो नहीं है, जैसे एक वर्ड है लेकिन स्पेसिफिक है, इसके ऊपर जो लगाएंगे वो इन्वर्टेड कॉमास होंगे, कोटेशन मार्क्स नहीं होंगे। तो कोटेशन मार्क्स को हटा के, कॉमे को हटा के वहाँ पे दैट लगता है, तो दैट भी लग गया। अब यहाँ पे देखें दैट है, लेकिन यहाँ पे इस लगा हुआ है, ये इस वजह से गलत है, नन ऑफ दिस भी इस वजह से गलत है, बाकी जो बचता है ये सही है। क्यों कि यहाँ पे अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में जो पास्ट होता है ना कि टेंस, अगर पास्ट होता है तो फिर यहाँ पे ये वाला टेंस चेंज होता है। कैसे, अगर ये सेकेंड फॉर्म में है तो ये वाला हिस्सा जो है ना, इसमें जो वर्ब होता है वो वर्ब की थर्ड प्लस हैड बिन आ जाता है, हैड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हैड बिन लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हाँ हैड बिन, सही है। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है, सम टाइम हैड आ जाता है और इसके साथ दूसरी फॉर्म आ जाती है, तो हैड बिन ये वाला हिस्सा ठीक है, ठीक है। तो एक कंप्लीट लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा इसके ऊपर, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक ही छोटी सी वीडियो में, ठीक है। 12 के 12 टेंसेस जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। चेंज द वॉइस डिड ही बाई दैट हाउस। अच्छा, अब इसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट पहचाने। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हु का आंसर देता है या होम का आंसर देता है, तो दैट हाउस इज़ अ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं जो जब वॉइस बनाए जाते हैं और जिसमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस होते हैं, तो सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की प्लेस में, ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट की प्लेस में। तो दैट हाउस हमारे पास था ऑब्जेक्ट, ये इधर चला गया, और हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है ही जब यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे ही जब आएगा तो ये फॉर्म चेंज करके इससे पहले बाई लगेगा, और ये थर्ड जो है ना वो ही है, हिज, इसका जो है ना पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन होता है हिम। ये आ गया, दो चीज़ें बन गई। अब दरमियान में यहाँ पे आना है वर्ब, यहाँ पे आएगा वर्ब। अब यहाँ पे उसने वर्ब कौन सा दिया हुआ है इसको भी पहचान लें। यहाँ पे उसने दिया हुआ है बाई, इसको हमेशा करते हैं हम थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा बाट। बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाट, कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे देखें वर्ब कौन सा लगा हुआ है, वर्ब कौन सा लगा हुआ है, डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो टेंस की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, तो यहाँ पे होती है वाज या वर, ये सेकंड फॉर्म होती है। अब दैट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे मैंने लगाया वाज, इस तरह करके। अगर ऑब्जेक्ट्स होता तो फिर वर आ जाता, वाज दैट ऑब्जेक्ट बॉट बाय हिम। अब यहाँ पे देख लें अगर इसमें कुछ ऐसा है, वाज दैट हाउस, मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, चलो खैर है,
बात तो एक ही है, यहाँ पे हाउस लिखें या ऑब्जेक्ट लिखें, बस माई मिस्टेकली हो गया है। तो इस वाला गलत है, ये भी गलत है, तो ये वाला सही है। क्वेश्चन मार्क है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया, मैंने यहीं से सॉल्व कर लिया। कैसे किया, एक लंबी डिबेट है, बहरहाल आप लोगों को समझ आ गई होगी। ब्यूटी इज़ टू अगलीनेस एज एडवर्सिटी इज़ टू, ये एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं। एनालॉजी के क्वेश्चंस में कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के दरमियान। वो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो टू पर्सनस हो सकते हैं, टू बुक्स हो सकती हैं, बुक और चेयर हो सकती है, मतलब दुनिया की दो कोई भी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो सकता है। वो क्वेश्चन के अंदर पता चलता है कि उसका पैटर्न क्या है। अब यहाँ पे देखो, ब्यूटी इज़ टू अगलीनेस, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स बन रहे हैं, अपोजिट बन रहे हैं, ठीक है ना। ब्यूटी है खूबसूरती है, अगलीनेस बदसूरती है, ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है। एडवर्सिटी होती है डिफ़िकल्टी या ऐसी स्ट्रगल जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें देखें हैप्पीनेस, ये तो नहीं है, माइजरी ये भी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी ये स्टेट ऑफ वेल बीइंग जिस पे कम टाइम लगता है और सक्सेस मिलती है। ये यहाँ पे सक्सेस मुश्किल होती है, यहाँ पे सक्सेस मिलती है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंटोनिम है, ये इस तरह कर सकते हैं। हर विजिट काज्ड हर होस्ट मच इनकन्वीनियंस। अब जब इस तरह करके सवाल आते हैं ना, तो यहाँ पे पहचानना है कि वर्ब कौन सा दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे तो वर्ब उसने पूछा है, आगे वाला में देखने वर्ब के दिया हुआ है। यहाँ पे कास्ट है, तो यहाँ पे देखें इसका मतलब है कि ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट अगर ये पास्ट की बात हो रही है तो पीछे पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। अब ये पास्ट पार्टिसिपल तो नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गलत है, पीछे ए के पास गया। अब ये सही है, लेकिन एक्सटेंडेड का मतलब होता है ऐसा टाइम ऐसी मीटिंग या ऐसा कोई प्रपोजल जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। उसकी बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात होती है, ये प्रोलॉन्ग्ड टाइम की बात होती है, ठीक है। या कोई चीज़ मेक लॉन्गर ड्यूरेशन, लेकिन और ये रिज़ल्ट को डिनोट कर रहा होता है, एक्सटेंडेड रिज़ल्ट को डिनोट करता है। लेकिन एक्सटेंड क्या होता है, ये समझ लें कि एक्शन की लेंथनिंग को, कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ जिसका एक्शन हो रहा होता है उसकी लेंथ को डिनोट करता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्पेस भी कह सकते हैं। तो एक्सटेंडेड यहाँ पे ऑप्शन है इसका सही है। अफेंड क्या होता है, किसी चीज़ को हर्ट करना, किसी पर्सन को, तो हर्ट तो हमेशा पर्सन को भी होता है, क्योंकि बाकी नॉन लिविंग को तो हर्ट होता ही नहीं है। तो या किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। कन्फ्रंट होता है किसी चीज़ को जो है ना वो फेस करना। इन्फ्लिक्ट होता है किसी चीज़ को नुकसान देना। अक्लेम होता है ये होती है, ये समझ लें कि प्रॉस्पेरिटी के ज़ुमरे में समझ लें, या हैप्पीनेस के ज़ुमरे में समझ लें, या अच्छाई के ज़ुमरे में समझ लें, या प्रेज़ कह लें इसको। तो इसका मतलब है अपोजिट उसने पूछा है, तो ये एक दूसरे का एंटोनिम है। टेक द करेक्ट इंटररेक्ट, ही सेज, फिर प्रेजेंट में आ गया, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में आ गई। इसका मतलब है रिपोर्टेड जो स्पीच है उस पर चेंज तो नहीं होने वाला सिवाय प्रोनाउन के। अब यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, ही है। जस्ट यहाँ पे ही लगेगा और दैट लगेगा, बाकी कोई चेंज नहीं। ही सेज दैट, ये दैट है, ही विल बी देयर। यहाँ पे दैट नहीं लगा हुआ, यहाँ पे भी दैट नहीं लगा हुआ, ये नन ऑफ दीज है, तो पीछे एक ही बचा। इस तरह करके आप ऑप्शन ठीक कर सकते हैं। लुक बिफोर यू लीव, अब ये कह रहा है कि ये कंजंक्शन है, ये प्रपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ना ये एडजेक्टिव है ना ये एडवर्ब है। पीछे कंजंक्शन, बिफोर कंजंक्शन होता नहीं है। यहाँ पे दो एक्शन की बात हो रही है कि लुकिंग भी कहना चाहिए और लीपिंग भी कहना चाहिए। कोई काम करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन बनती है, क्योंकि यहाँ पे बिफोर होता ही प्रपोजिशन है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। अब मैं चाहूँ तो सिंपली बस पढ़ के इसके जवाब भी बता सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं ना आते। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट चाहिए, जीके में बंदा कर लेता है। दीज आर फ्लावर्स, अब ये इसमें कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो जिसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता, ठीक है, जिसमें समथिंग, एनीथिंग, एनीबॉडी, नो वन, नन, ये वाली चीज़ें आती हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आप लोगों को मैंने बता दी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एम्फेटिक ये नहीं आता यहाँ पे। डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। जैसे मैं कहता हूँ, अब यहाँ मैं कहता हूँ ये मेरे पास पेन पड़ा है, पेन, अब यहाँ पे बैठ के इशारा करो, दिस पेन। अब इसको दूर कर दूँ तो कहूँ दैट पेन, ठीक है। करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करना है तो दिस लगाएंगे, दूर की तरफ इशारा करना है तो दैट लगाएंगे, लेकिन वो चीज़ सिंगुलर हो,
ए को, तो दिस और दैट लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ प्लूरल है, ज़्यादा हैं, आप उसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर करीब की चीज़ों के लिए दीज लगाएंगे और दूर की चीज़ों के लिए दोज लगाएंगे। ठीक है, ये चार जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ये किसी चीज़ को, अब फ्लावर्स की तरफ इशारा किया जा रहा है, दीज आर द फ्लावर्स दैट आई लाइक, ये बुकेट मुझे चाहिए। ठीक है ना, दिस बुकेट। दूर पड़े हैं तो दैट बुकेट, लेकिन ज़्यादा होते हैं तो बुकेट्स बोलेंगे। ठीक है, दिस वर्क आर टू लॉन्ग अगो। अब इसमें इशारा किया है, इसमें आप लोगों के लिए हमेशा ना एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश किया करें कि इसके अंदर मैं ऐसा कौन सा पॉइंट पकड़ूं, ऐसा कौन सा वर्ड पकड़ूं जिससे मुझे आइडेंटिफाई हो सके कि इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक करना है। अब दिस वर्क से आपको पता नहीं चलेगा, लॉन्ग अगो से भी आपको पता नहीं चलेगा, टू से पता चल सकता है, ऑट से भी पता चल सकता है। ऑट टू क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, जिसको पता है कि ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, एक तो ये निशानी हो गई। दूसरी निशानी ये है कि जब भी सेंटेंस के अंदर टू आता है, अगर उसके बाद है तो प्रपोजिशन, टू प्रपोजिशन की तरह भी काम करता है, लेकिन अगर ये एज अ वर्ब आए तो ये इन्फिनेटिव के तौर पे आता है, इन्फिनेटिव, और बियर इन्फिनेटिव होता है, जिसको वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की बेस फॉर्म लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को, वर्ब के ऊपर भी मज़ा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए उसने हैव की पूरी फैमिली लगाई हुई है। डू फैमिली होती है, हैव फैमिली होती है, और बाकी प्रेजेंट की फैमिली होती है। जैसे डू की फैमिली होती है डू फर्स्ट फॉर्म, डज इसका सिंगुलर, और डिड सेकेंड फॉर्म, डिड ही थर्ड फॉर्म। जो कहते हैं ना कि ये सेकेंड फॉर्म है, मुझे दिखाएं कि ये सेकेंड फॉर्म कैसे है, ये इसका सिंगुलर है, सेकेंड फॉर्म नहीं है। और हैव फैमिली में भी तीन जो है ना वर्ब्स आते हैं, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैज़ इसका सिंगुलर, और हैड ही सेकेंड फॉर्म, और हैड ही थर्ड फॉर्म। लेकिन ये पैटर्न पे डिपेंड करता है कि हैड सेकेंड फॉर्म कब बनता है, हैड थर्ड फॉर्म कब बनता है। सही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हैव के बाद, इनके बाद हमेशा हमेशा जो देखिए मैं कहता हूँ हैव है ना, इनके साथ बीन आएगा, हैड बीन, हैज़ बीन, हैड बीन। पास्ट की बात होती है तो, परफेक्ट की बात होती है तो फिर हैड बीन, इस तरह करके आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है ना, बीन लगना है, मतलब इसके अलावा कि ये जितने भी हैव की फैमिली है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना ज़रूरी है। ठीक है, ये वाली है, हैव है तो इसके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव डन है, सही है। हैड है, हैड डन है, ये हैड थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी बात कर रहा हूँ, मेन वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वाला जो थर्ड फॉर्म मैंने कहा है ना, ये मतलब मेन वर्ब, एक्शन वर्ब की बात होती है, जो प्रिंसिपल वर्ब होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हैव है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद थर्ड फॉर्म है, ये तो सही लग रहा है। हैड है, टू के बाद हैड नहीं आ सकता क्योंकि टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट, ये तो थर्ड फॉर्म है, ये कट गया। ये हैव है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई, ठीक है, लेकिन फिर थर्ड फॉर्म लगी हुई, गलत है। तो हैव फर्स्ट फॉर्म है, बीइंग लगता नहीं है, तो इसका मतलब है यही सही जवाब है। इस तरह करके आप लोगों ने करना है, हर चीज़ का पोस्टमार्टम करते जाएं। ही इज़ टॉलर दैन। अब यहाँ पे मैंने बताया अभी ऑर्डर को फॉलो करना है, और ऑर्डर में हमेशा ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका मतलब है जवाब भी सब्जेक्टिव केस में होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में ये बनता नहीं है, बी और ए में कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज तो है ही, नन ऑफ दीज तो पीछे क्या बचता है, आई। देखो ना, इस पेंसिल का कंपैरिजन करूँ तो पेंसिल से होगा। ठीक है ना, मतलब जिस चीज़ का जिससे कंपैरिजन करना है वो सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर इन फिजिकल अभी कह सकते हैं, या फिर इन कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं। तो ही सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी फिर सब्जेक्टिव केस में आएगा। ही इज़ आ रिडाउटेबल अपोनेंट, यू मस्ट रिस्पेक्ट एंड फियर हिम एट ऑल टाइम्स। ये सेंटेंस सिंपल है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। ये सेंटेंस जो है ना वो कंपाउंड है, कम्प्लेक्स नहीं है। कम्प्लेक्स की मैंने प्रपोजिशन बताई है कि फ़ैन बॉयज़ के अलावा जो भी आती है वो कम्प्लेक्स बनाती है, लेकिन इसने प्रपोजिशन लगाई ही नहीं है, इसने जस्ट सेमीकोलन लगाया है। तो कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि कॉलन भी लगा सकते हैं, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि फिर यहाँ से जो फ़ैन बॉयज़ है ना वो नहीं आएगा। अब मैं कहता हूँ ना कि आई एम आ ट्यूटर। अब यहाँ पे चाहें तो कॉलन लगाएं, या पे चाहें तो सेमीकोलन लगाएं। ठीक है, मैं ऑब्लिक कर रहा हूँ, एक लगाना है। यू आर अ लिसनर,
ठीक है, बस ऐसे आएगा। अगर यहाँ पे बट लगाना है, एंड लगाना है, सो लगाना है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमा आएगा। कंजंक्शन के साथ हमेशा कॉमा आता है, फैन बॉयज़ के साथ कॉमा आएगा, लेकिन सेमीकोलन और कॉलन आना है तो सिंपल आएंगे, इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। तो ये कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। योर डायलेटरी टैक्टिक्स में कंपेल मी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एज द जॉब मस्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम। एज आया है, ठीक है, ये एडवर्ब बनाता है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज बनाता है, एडवर्ब क्लॉज भी बनाता है। तो ये कम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये कंपाउंड के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और एज जब भी इस्तेमाल होता है दो सिमिलर चीज़ों को कंपैरिजन करेगा, ह्यूमन का ह्यूमन के साथ, लकड़ी का लकड़ी के साथ, बुक का बुक के साथ।